सोचिए, अगर बोलने, लिखने, सोचने और बराबरी का अधिकार ही ना हो तो क्या हम सच में आजाद कहलाएंगे? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार सिर्फ परीक्षा में आने वाले सवाल नहीं है, ये वो गारंटी है जिन पर एक आजाद नागरिक का पूरा जीवन टिका होता है। आज हम इन्हें रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे। तो चलिए आज भारत के संविधान के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से मौलिक अधिकारों की गहराई से पड़ताल करते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनाए गए नोट्स जैसे हैं, बहुत व्यवस्थित। लेकिन हमारा मिशन इन नोट्स को जिंदा करना है, ये समझना है कि ये कागज पर लिखे शब्द असल जिंदगी में क्या मायने रखते हैं। बिल्कुल। मैं काव्या हूँ और क्वेश्चन फैक्ट्री के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये अधिकार संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। इन्हें अमेरिका के संविधान से प्रेरणा लेकर बनाया गया था और इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अधिकारों का महान चार्टर। जी, आज हम ये देखेंगे कि ये अधिकार क्या है, ये क्यों जरूरी है और सबसे बढ़कर एक नागरिक के तौर पर ये हमारी जिंदगी को कैसे बदलते हैं। तो दिलचस्प बात यह है कि इन अधिकारों की सूची सीधे अनुच्छेद 14 से शुरू नहीं होती। स्रोत बताते हैं कि पहले अनुच्छेद 12 और 13 आते हैं। ये तो किसी अधिकार का नाम नहीं है, फिर ये इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि ये पूरी इमारत की नींव है। देखिए, अधिकार मिलने से पहले ये तय करना जरूरी था कि ये अधिकार हमें किसके खिलाफ मिल रहे हैं और इनकी रक्षा कौन करेगा। अच्छा। अनुच्छेद 12 इसी पहले सवाल का जवाब देता है। ये राज्य यानी स्टेट की परिभाषा बताता है। राज्य मतलब सिर्फ सरकार? सरकार से कहीं ज्यादा। इसमें केंद्र और राज्य की सरकारें, संसद और विधानमंडल, नगरपालिका, पंचायत और यहाँ तक कि सरकारी कंपनियां जैसे LIC या ONGC वो भी शामिल हैं। अच्छा। आसान भाषा में कोई भी संस्था जिसके पास सरकारी ताकत है वो राज्य है और ये मौलिक अधिकार हमें इसी राज्य की मनमानी के खिलाफ मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो तय हो गया कि अधिकार किसके खिलाफ हैं। अब इनकी रक्षा कैसे होगी? यहाँ अनुच्छेद 13 का रोल आता है। एकदम सही। अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो इन मौलिक अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। कोई भी कानून? कोई भी। और अगर कोई ऐसा कानून बना दिया जाता है तो अदालत उसे रद्द कर देगी। यही है न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की ताकत। तो ये दो अनुच्छेद मिलकर एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। और इस कवच की सबसे बड़ी ताकत क्या है? मतलब क्या ये सिर्फ अच्छी बातें हैं या हम सच में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं? इनकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये वाद योग्य है यानी जस्टिशिएबल है। जस्टिशिएबल इसका मतलब है कि ये सिर्फ किताब में लिखी अच्छी बातें नहीं हैं। अगर किसी के भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। अच्छा। इसीलिए तो अदालतों को इन अधिकारों का संरक्षक या गार्डियन कहा जाता है। स्रोत बताते हैं कि जब संविधान बना था तब 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब 6 हैं। एक अधिकार कहाँ चला गया? आप संपत्ति के अधिकार की बात कर रहे हैं। उसे 1978 में 44th संशोधन के जरिए मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब वो अनुच्छेद 300A के तहत सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। पर ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो एक बड़ा कदम था। असल में इसकी वजह विकास और सामाजिक न्याय से जुड़ी है। जब संपत्ति का अधिकार मौलिक था तो सरकार के लिए विकास के काम जैसे सड़क, बांध या स्कूल बनाने के लिए जमीन लेना बहुत मुश्किल हो जाता था। अच्छा, मामले अदालतों में अटक जाते होंगे? बिल्कुल, सालों तक। तो देश के विकास को प्राथमिकता देने के लिए इसे मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसका मतलब है कि सरकार जनहित में उचित मुआवजा देकर जमीन ले सकती है, लेकिन अब ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। समझ गया। तो चलिए अब उन 6 अधिकारों पर आते हैं जो आज हमारे पास हैं। शुरुआत करते हैं पहले अधिकार से, समता का अधिकार। समता यानी इक्वालिटी, ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र का आधार है। अनुच्छेद 14 में 2 बहुत दिलचस्प बातें कही गई हैं। हाँ। विधि के समक्ष समता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ और विधियों का समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर इनमें जरूर कोई गहरा फर्क होगा। बिल्कुल है। विधि के समक्ष समता एक ब्रिटिश धारणा है। ये कहती है कि कानून की नज़र में सब बराबर है, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ये एक तरह से नेगेटिव कॉन्सेप्ट हुआ। हाँ, कह सकते हैं, जो किसी भी तरह के विशेषाधिकार को रोकती है। और विधियों का समान संरक्षण, ये एक अमेरिकी धारणा है और ये सकारात्मक है।
ये कहती है कि समान परिस्थितियों में लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि अलग-अलग परिस्थितियों में लोगों के साथ अलग-अलग व्यवहार किया जा सकता है ताकि असल में समानता लाई जा सके। जैसे महिलाओं या बच्चों के लिए विशेष कानून बनाना इसी सिद्धांत के तहत आता है। वाह, मतलब समानता का मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना नहीं, बल्कि सबके लिए समान अवसर पैदा करना है। और इसी विचार को अनुच्छेद 15 और 16 आगे बढ़ाते हैं। एकदम। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक से धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों पर जाने से किसी को नहीं रोका जा सकता। लेकिन इसमें वो सकारात्मक भेदभाव वाली बात भी है ना? जी, इसी अनुच्छेद में राज्य को महिलाओं, बच्चों और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति भी दी गई है, जैसे आरक्षण। और नौकरियों के मामले में? उसके लिए अनुच्छेद 16 है, जो सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता देता है। फिर अनुच्छेद 17 है, जो समाज की एक बहुत बड़ी बुराई, अस्पृश्यता यानी छुआछूत को जड़ से खत्म करता है और उसे एक दंडनीय अपराध बनाता है। जी, और आखिर में अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। अब कोई अपने नाम के आगे राजा, महाराजा या राय बहादुर नहीं लगा सकता, ताकि कोई जन्म से ही खुद को दूसरों से बड़ा न समझे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर उपाधियों का अंत हो गया तो फिर भारत रत्न या पद्मश्री जैसे सम्मान क्यों दिए जाते हैं? क्या ये एक नई तरह की उपाधि नहीं बना रहे? ये बहुत ही वैध सवाल है और इस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस भी हुई थी। कोर्ट ने साफ किया कि ये सम्मान उपाधियां नहीं है। तो फिर क्या है? ये किसी व्यक्ति के देश के लिए किए गए असाधारण योगदान को दी गई एक पहचान है, एक पुरस्कार है। शर्त बस ये है कि कोई इन्हें अपने नाम के आगे या पीछे पदवी की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये योग्यता का सम्मान है? बिल्कुल, जन्म के आधार पर किसी को विशेष दर्जा देना नहीं। तो एक बार जब संविधान ने ये तय कर दिया कि हर नागरिक बराबर है, तो अगला सवाल था, अब इस बराबरी का करना क्या है? यहीं पे आता है हमारा दूसरा और शायद सबसे ज्यादा महसूस किया जाने वाला अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। जी बिल्कुल। बराबरी का क्या मतलब? अगर आप आजादी से बोल न सकें, घूम न सकें या अपनी मर्जी से जी न सकें, और इस अधिकार का दिल है अनुच्छेद 19, जो हर नागरिक को 6 तरह की आजादियां देता है। हमारे स्रोत में इसे एक कहानी की तरह समझाया गया है, जो याद रखने में काफी आसान है। हाँ, यह एक नागरिक के टूल किट की तरह है। मान लीजिए आपको कोई समस्या है, तो आप सबसे पहले उसके बारे में बोलेंगे। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जी, जब आप बोलेंगे तो आपकी बात सुनने के लिए कुछ लोग शांति से इकट्ठा होंगे, तो ये हुई सम्मेलन की स्वतंत्रता। फिर आप सब मिलकर एक संगठन या यूनियन बनाएंगे। फिर अपनी बात को पूरे देश में फैलाने के लिए कहीं भी घूमेंगे। ये हुई आवागमन की स्वतंत्रता। हो सकता है आपको कोई जगह पसंद आ जाए और आप वहीं बस जाएं। निवास की स्वतंत्रता। और आखिर में वहां अपना गुजारा चलाने के लिए कोई भी व्यापार या पेशा अपनाए। लेकिन ये आजादी असीमित तो नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं कि कोई देश की सुरक्षा के खिलाफ कुछ भी बोल दे। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर सबसे बड़ी बहस छिपी है। संविधान इन सभी स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की इजाजत देता है। किस आधार पर? ये प्रतिबंध देश की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या अदालत की अवमानना जैसे आधारों पर लगाए जा सकते हैं। असल जिंदगी में सारी बहस इसी बात पर होती है कि कौन सा प्रतिबंध उचित है और कौन सा सरकार की मनमानी। अनुच्छेद 19 के बाद इस समूह में अनुच्छेद 21 आता है, जिसे जीवन का अधिकार कहते हैं। ये तो बहुत सीधा साधा लगता है, पर मैंने सुना है कि यह सबसे ज्यादा विकसित होने वाला अधिकार है। आपने बिल्कुल सही सुना। अनुच्छेद 21 यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान का सबसे गतिशील अनुच्छेद है। संविधान में तो सिर्फ जीवन का अधिकार लिखा था, पर अदालत ने कहा कि इसका मतलब सिर्फ जानवरों की तरह जिंदा रहना नहीं, बल्कि इंसान की तरह गरिमा से जीना है। तो ये गरिमा से जीने का मतलब क्या है? इसे अदालत ने कैसे समझाया? यही इसकी खूबसूरती है। जैसे जैसे समाज बदला, गरिमा का मतलब भी बदला। जब प्रदूषण बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीने के अधिकार में स्वच्छ हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। और डिजिटल युग में?
डिजिटल युग आया तो कोर्ट ने कहा कि इसमें निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी भी शामिल है। इसी के तहत अच्छी सेहत का अधिकार, आश्रय का अधिकार और यहाँ तक कि अच्छी नींद का अधिकार भी माना गया है। वाह! तो ये एक अधिकार नहीं बल्कि एक लगातार विकसित हो रहा विचार है कि एक सम्मानजनक जीवन आखिर होता क्या है। और इसी में शिक्षा का अधिकार भी जोड़ा गया था, है ना? जी हाँ, 2002 में 86वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। ये क्रांतिकारी कदम था। स्वतंत्रता के अधिकार में एक और जरूरी पहलू है, गिरफ्तारी से सुरक्षा। हाँ, अनुच्छेद 20 और 22 इसी के लिए है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए संरक्षण देता है, जैसे एक गुनाह की एक ही सजा मिलेगी और किसी को अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 22? और अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी से बचाता है। इसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है और उसे अपनी पसंद का वकील करने का भी अधिकार है। तो बराबरी और आजादी के बाद संविधान उन लोगों के बारे में सोचता है जो समाज में कमजोर हैं। यहीं पर आता है हमारा तीसरा अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बिल्कुल, ये अधिकार सीधे सीधे सामाजिक बुराइयों पर हमला करता है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, भीख मंगवाने और जबरन काम करवाने, जिसे बेगार कहते हैं, उस पर रोक लगाता है। और बच्चों के लिए? और अनुच्छेद 24 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या किसी भी दूसरे खतरनाक काम में लगाने से रोकता है ताकि उनका बचपन सुरक्षित रहे। इसके बाद हम उस अधिकार पर आते हैं जो भारत की विविधता को बनाए रखने के लिए शायद सबसे जरूरी है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने की नींव है। अनुच्छेद 25 हर एक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार पूजा पाठ करने और शांति से उसका प्रचार करने की व्यक्तिगत आजादी देता है। ये तो व्यक्तिगत आजादी हुई। क्या धार्मिक समुदायों के लिए भी कोई अधिकार है? हाँ, उसके लिए अनुच्छेद 26 है। वो धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने, अपनी संस्थाएं बनाने और संपत्ति रखने की सामूहिक आजादी देता है। फिर अनुच्छेद 27 कहता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स देने पर मजबूर नहीं कर सकती। और अनुच्छेद 28 साफ करता है कि पूरी तरह से सरकारी पैसे से चलने वाले स्कूलों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और इसी से जुड़ा है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा। उसके लिए हमारे 5वें अधिकार हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। बिल्कुल, संविधान निर्माता जानते थे कि एक लोकतंत्र में बहुमत की सत्ता होती है, इसलिए अल्पसंख्यकों को अपनी पहचान बचाने के लिए विशेष सुरक्षा की जरूरत होगी। सही बात है। तो अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों को अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति को बचाने का अधिकार है। और शिक्षा के क्षेत्र में? उसके लिए अनुच्छेद 30 है, जो धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और उन्हें चलाने का अधिकार देता है, जैसे मदरसे या संस्कृत विद्यालय। अच्छा। ये सुनिश्चित करता है कि वे अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति और भाषा सिखा सकें। तो अब हम आते हैं उस आखिरी अधिकार पर जिसके बिना शायद ये सारे अधिकार भी मतलब हो जाते। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आपके पास अधिकार हैं लेकिन उन्हें लागू करवाने का कोई तरीका नहीं है, तो वो अधिकार सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। अनुच्छेद 32 ही वो तरीका है। मतलब ये खुद में एक अधिकार है। ये खुद में एक मौलिक अधिकार है। ये हर नागरिक को ये शक्ति देता है कि अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू कैसे करवाता है? क्या उसके पास कोई खास शक्तियां हैं? हाँ, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के विशेष आदेश जारी कर सकता है, जिन्हें रिट्स यानी रिट्स कहते हैं। रिट्स? पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट पुलिस से कहता है कि उस व्यक्ति को मेरे सामने पेश करो ताकि मैं देख सकूं कि हिरासत कानूनी है या नहीं। ये तो व्यक्तिगत आजादी के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। बाकी रिट्स क्या करती हैं? दूसरी है परमादेश यानी हम आदेश देते हैं।
अगर कोई सरकारी अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा है तो कोर्ट उसे वो काम करने का आदेश दे सकता है। अच्छा। तीसरी है अधिकार पृच्छा, को वारंटो, यानी किस अधिकार से। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी सार्वजनिक पद पर बैठ गया है तो कोर्ट उससे पूछ सकता है कि वो किस अधिकार से उस पद पर है। और आखिरी दो रेट्स अदालतों से जुड़ी हुई लगती हैं। जी। चौथी है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, जिसका मतलब है रोकना। ये ऊपरी अदालत निचली अदालत को कोई ऐसा केस सुनने से रोकती है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और पांचवी? और पांचवी है उत्प्रेषण, सर्शोरारी, जिसके तहत ऊपरी अदालत निचली अदालत के किसी गलत फैसले को रद्द कर सकती है या केस को अपने पास मंगवा सकती है। ये पांचों रिट्स मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाती हैं जो सुनिश्चित करता है कि अधिकार सिर्फ दिए ना जाएं बल्कि उनकी रक्षा भी की जाए। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो ये 6 अधिकारों का एक पूरा पैकेज है। समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा, और आखिर में इन सब की गारंटी देने वाला संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि अधिकार अकेले नहीं आते। स्रोत में मौलिक कर्तव्यों का भी जिक्र है जो संविधान के भाग 4A में है। अधिकार वो हैं जो हमें राज्य से मिलते हैं और कर्तव्य वो हैं जो एक नागरिक के तौर पर हमें देश के लिए करने होते हैं। जैसे संविधान का सम्मान करना, भाईचारा बढ़ाना। हाँ, पर्यावरण की रक्षा करना। लेकिन इनमें एक बुनियादी फर्क है ना? वो वाद योग्य नहीं है। बिल्कुल। आप किसी को उसका कर्तव्य न निभाने के लिए सीधे कोर्ट नहीं ले जा सकते। ये नैतिक जिम्मेदारियां हैं। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक जिम्मेदार नागरिक और एक जवाबदेह राज्य के बीच का रिश्ता तय करते हैं। तो इन सब का सार क्या है? इन स्रोतों को खंगालने के बाद हमारे श्रोताओं के लिए सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि ये सिर्फ कानूनी या राजनीतिक शब्द नहीं है। ये एक सम्मानित जीवन और एक स्वस्थ लोकतंत्र की बुनियादी शर्तें हैं। ये अधिकार तय करते हैं कि एक नागरिक और सरकार के बीच का रिश्ता कैसा होगा, डर का या सम्मान का। इन्हें जानना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि एक जागरूक और सशक्त नागरिक बनने के लिए जरूरी है। इन स्रोतों से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि व्यक्तिगत अधिकारों और समाज के सामूहिक हित के बीच हमेशा एक तनाव बना रहता है, जैसे हमने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक व्यवस्था के मामले में देखा। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। एक उचित प्रतिबंध और एक अन्यायपूर्ण सीमा के बीच की वो बारीक रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, एक लगातार बदलते हुए समाज में ये तय करने का अधिकार आखिर किसके पास होना चाहिए?